देखो भाई, आज हमारा ये भौतिकी का जो वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए, और टॉपिक हमारा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसमें देखिए दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा तो अपन पढ़ चुके, ठीक है ना। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमें पढ़ना है। इसके लिए थोड़ा सा हम चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व, चुंबक की अवधारणा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझेंगे, ठीक है ना। तो पहले चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकत्व या चुंबकीय प्रभाव, ये जो चुंबक शब्द आया, ये हमारे सिलेबस की विडंबना है कि हमें सबसे पहले चुंबक पढ़ना चाहिए थी, या हमारे सिलेबस में चुंबक सबसे पहले होना चाहिए थी। लेकिन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसलिए आ गया कि हम चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, विद्युत धारा पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हमारा सिलेबस धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक का शब्द जो हमारा है, ये हमें थोड़ा सा पहले समझना है। हालांकि चुंबक सब लोग सुन चुके हैं। अभी उस दिन हमने जब विद्युत क्षेत्र बताया था तब भी चुंबक की चर्चा थोड़ी सी की थी। सबको थोड़ी थोड़ी अवधारणा चुंबक के बारे में जानकारी है। कम से कम इतना तो पता है ही कि चुंबक हमारा जो होता है वो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। और बहुत पहले छोटी कक्षाओं में आप लोग सुन चुके हैं कि यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये आदि कुछ घटनाएं हम चुंबकत्व के बारे में, चुंबक के बारे में थोड़ी बहुत जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम चुंबक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक विशेष प्रकार का काले रंग का, काला भूरे रंग का जो है स्टोन, पत्थर जैसा पाया गया पदार्थ, जो बाद में उसको जब रिसर्च हुई तो वो मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क होता है। कक्षा 11 में केमिस्ट्री में पढ़ा था, 12 में भी पढ़ेंगे कि यह लोहे का अयस्क होता है। तो ये जो अयस्क है मैग्नेटाइट अयस्क से ही हमें चुंबक प्राप्त हुआ है। तो जो उसको देखा गया तो उसमें पाया गया कि भाई ये तो लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था। तो वहाँ से ये मैग्नेटाइट से मैग्नेट, और मैग्नेट से फिर चुंबक, ये चुंबक शब्द वहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी। तो ज़्यादा अपन डीपली अभी नहीं जाते हैं, जब चुंबक पढ़ेंगे तब जाएंगे। हम चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं और थोड़ा सा चुंबक की चर्चा कर लेते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और एक को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल होता है और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल होता है, NS, ठीक है ना। और अब आती है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा के बारे में। तो जैसे विद्युत क्षेत्र बताया था हमने, उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र बताया था कि किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव का या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर कोई एकांक ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है। एकांक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी माने N, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। और जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व की बात आती है, तो एक चुंबकीय सुई होती है। चुंबकीय सुई हमें भी जहाँ पर रखें, यदि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व होगा तो वो विक्षेप करती है। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। यानी चुंबकीय सुई का गुण क्या है, यदि उसे सीधे कहीं पर रख दें अपन, जमीन पे कहीं भी, तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी रहती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना उसका ये बताता है कि वो चुंबकत्व के गुण का प्रदर्शन करेगी। यानी चुंबकत्व यदि आसपास कहीं होगा तो फिर उसमें विक्षेप होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम जान गए चुंबकत्व, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। इन दो ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। इतनी जानकारी हमें कम से कम पहले होनी चाहिए थी। अब इसके बाद हम आते हैं आपके
जो लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑरस्टेड वैज्ञानिक थे, हमारे भौतिक शास्त्री थे, जर्मन भौतिक शास्त्री ऑरस्टेड। 1820 में ऑरस्टेड ने यह ज्ञात किया था कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्यों कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? हमने अभी कहा, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात चुंबकत्व वहां पे मिल जाता है। इसलिए इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ऑरस्टेड के अनुसार 1820 में ये बताया गया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उन्होंने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग को हम थोड़ा सा समझेंगे, जो हम कहते हैं कि धारा के चुंबकीय प्रभाव के से संबंधित ऑरस्टेड का प्रयोग। तो देखिए ऑरस्टेड का प्रयोग क्या है। चुंबक बिल्कुल नहीं है, फिर भी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकत्व तो वहां पर उत्पन्न होना है, चुंबकीय क्षेत्र वहां पे आना है, ये हम देखेंगे। इसके लिए हमें कम से कम 3 डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम हम बनाते हैं, ये हमारा चालक है, चालक हमारा AB है। इसके साथ हमने एक सेल और एक कुंजी जोड़ दी है, ये जोड़ दी, ये सेल हो गया C मान लीजिए, और ये हमारी दाब कुंजी K हो गई। इसको हमने चालक तार AB से जोड़ दिया है। जैसे ही हम कुंजी K को अभी इसमें ऑन नहीं करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं और यहाँ पर रख देते हैं हम ये रख दी हमने चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई का संकेतक है जो दिशा बताएगा। ये हमारा N है और ये हमारा S है। चुंबकीय सुई का जो संकेतक है उसमें भी NS बने रहते हैं। तो अभी देखिए हमारी कुंजी ऑफ है, यानी कि इस चालक तार में, ये चालक तार है, चालक तार, इस चालक तार में अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लिहाजा चुंबकीय सुई हमारी जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। जैसे ही हम इस कुंजी को ऑन करेंगे, अगले चित्र में ऑन करते हैं, नहीं तो उसमें वो सब बिगड़ जाएगी कहानी। ये चालक तार AB था, ये हमारा सेल था, ये हमारी कुंजी थी और ये हमारी चुंबकीय सुई बनती। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, इसको हम बड़ा किए देते हैं थोड़ा। ये रहने दो इधर लिखने C और K। ये N हो गया और ये S हो गया। हमने कुंजी K को ऑन किया, यानी इस भाग को यहाँ टच किया तो कुंजी हमारी ऑन हो गई, इसमें धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो गई। चालक तार में हमारी धारा I प्रवाहित होने लगी और जैसे ही हमने कुंजी K को ऑन किया तो देखिए हमारी चुंबकीय सुई थोड़ा सा विक्षेप दे रही है। अभी ये बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में थी जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। जैसे चालक तार में हमने धारा प्रवाहित की, तुरंत ही हमारी चुंबकीय सुई विक्षेप दे रही है। धारा की दिशा हमारी ये थी। अब यदि हम धारा की दिशा बदल दें, धारा की दिशा कैसे बदलेंगे? सेल के प्लस और माइनस चेंज करेंगे। तो हमने ये माइनस कर लिया, इसको प्लस कर दिया, अब धारा इधर की तरफ जाएगी। जब धारा की दिशा बदलेगी तो विक्षेप की दिशा भी बदलेगी। तो हमारा विक्षेप जो है ये अब
ये देखिए विक्षेप की दिशा हमारी बदल गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तभी तो ये चुंबकीय शून्य विक्षेप आ रहा है। यदि धारा की दिशा बदली जाए तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। यदि धारा की प्रबलता को बढ़ाया जाए तो विक्षेप का मान भी बढ़ जाता है। यानी जो हमारा संकेतक थोड़ा सा विक्षेपित हो रहा था, यदि धारा के मान को बढ़ा देंगे तो विक्षेप का मान और अधिक हो जाएगा। तो सीधा सीधा स्पष्ट हो गया और स्टेट ने बता दिया कि भाई जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय शून्य विक्षेप होता है। यदि विक्षेप की दिशा बदली जाए, धारा की दिशा बदली जाए तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। यदि धारा की प्रबलता को बढ़ाया घटाया जाए तो विक्षेप का मान भी बढ़ता घटता है। तो ये हमारा हो गया और स्टेट का प्रयोग। अब और स्टेट के प्रयोग के बाद हम आएंगे सीधे बायो सेवर्ट के नियम पर, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा इस टॉपिक का होता है। तो हमारा जो इसका टॉपिक का दूसरा भाग आता है वो है बायो सेवर्ट का नियम। वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने सन 1820 में किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यह नियम दिया था। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो वो कहलाएगा धारावाही चालक, और जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने जो नियम दिया था उसको हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। उनके नाम पर ही आधारित है। हालांकि इस नियम की व्युत्पत्ति में दो लोगों ने संयुक्त रूप से कार्य किया था। एक का नाम था लाप्लास और दूसरे का नाम था बायो सेवर्ट। दोनों ने संयुक्त रूप से इस नियम को दिया था। पहले अभी भी किसी बुक्स में लाप्लास के नियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये नाम की होड़ और अपना श्रेय लेने की होड़ में बायो सेवर्ट ने श्रेय ले लिया और ये बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। तो इसमें होता ये है कि ये मान लीजिए कोई धारावाही चालक है हमारा AB, और इसमें ये I धारा प्रवाहित हो रही है, और ये हमने एक छोटा सा अल्पांश इस धारावाही चालक का छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसकी लंबाई हमने मान ली dl। पूरे चालक की लंबाई l होगी, धारा I प्रवाहित हो रही है, हमने छोटा सा अल्पांश लिया इसका, ये AB, छोटा AB लिख लेते हैं, ठीक है। और ये बिंदु हमारा O हो गया। यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना AB एक धारावाही चालक है जिसमें I धारा B से A की ओर प्रवाहित हो रही है। जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु O से या अल्पांश AB से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P ले लिया है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बायो सेवर्ट के अनुसार यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने dV मान ली। सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने dV इसको मान लिया, इसमें वेक्टर भी लगा दिया। तो बायो सेवर्ट ने यह कहा था कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने के बाद उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती। इस लाइन से हमें एक सूत्र मिलेगा, चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी
dv समानुपाती I, पहला समीकरण। नंबर 2 पर उन्होंने कहा अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्प माने छोटा, अंश माने भाग, इस चालक तार का छोटा सा वह भाग है जिस भाग से स्मॉल r दूरी पर वह बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, यही यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv समानुपाती अल्पांश की लंबाई क्या है dl, ज्यादा हो तो यहाँ पोस्टर में लिख देंगे dl, अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती, अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण यानी थीटा की ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती। तो हम सीधे शॉर्ट में लिखते हैं, लंबा ना लिखें, कि अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती। इतना लंबा हम लिखेंगे हालांकि, लेकिन हम चाहे तो सीधे लिख सकते हैं साइन थीटा के समानुपाती। सुन लिया ही है, एक बार में न लिख पाए तो वीडियो को दोबारा देख ले तो ये आ जाएगा dv समानुपाती साइन थीटा। चौथी बात उन्होंने कही कि अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण हमारा क्या मिलेगा, dv समानुपाती 1/r²। ये क्रमशः दूसरा हो गया, ये क्रमशः तीसरा हो गया और ये क्रमशः चौथा हो गया। इन चारों समीकरणों को हमें संयुक्त करना है। समीकरण 1, 2, 3, 4 को संयुक्त करने पर, तो हम संयुक्त करेंगे अब चारों समीकरणों को। पहले देख लीजिए समीकरणों को। पहला हमारा बना चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dv है वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती अर्थात dv समानुपाती I। दूसरी हमारी कंडीशन आई, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती। तीसरा हमारा बिंदु आया अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती, यानी dv का मान साइन थीटा के समानुपाती। और चौथा पॉइंट हमारा बनता है अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी यानी r के वर्ग यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती, यानी dv समानुपाती 1/r²। अब हम इन चारों समीकरणों को संयुक्त करते हैं। तो संयुक्त करने के लिए हम क्या करें, यहाँ का ये चित्र हम मिटा देते हैं और यही संयुक्त किए देते हैं, तो बस आ जाएगा हमारा समीकरण 1, 2, 3, 4 को संयुक्त करने। तो dv सब में है तो हमने dv एक बार लिख दिया, ठीक है, समानुपाती I dl और साइन थीटा ये सब अंश में आ जाएंगे, ऊपर है नहीं सब, I dl साइन थीटा और बटे में क्या आ जाएगा r²। समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा जिसे हम k कहेंगे, I dl साइन थीटा बटे r²।
अब हमें लिखना पड़ेगा बगल में, जहां के एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धतियों पर निर्भर करता है। तो क्योंकि CGS में इस k का मान होता है 1, तो dV बराबर कितना आ जाएगा, k का मान 1 हो गया, आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब जैसे हमने सीजीएस पद्धति लिखा और k का मान रखा, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ सीजीएस पद्धति में लिखना पड़ेगा, जो होता है गॉस या ऑलस्टेड। अभी जो वैज्ञानिक का नाम था उसी नाम पर सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेंगे, नहीं कर पाए तो 2 बार वीडियो देख करके नोट कर लेंगे। और इसके बाद आते हैं एसआई में, क्योंकि एसआई में k बराबर होता है μ0 बटे 4 पाई। 4 पाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये μ0 क्या है, ये निर्वात की आपेक्षिक पारगम्यता है, ठीक है ना। तो ये μ0 का जो मान है वो 10 की घात -7 गुणा 4 पाई होता है। 4 पाई नीचे आएगा, 10 की घात -7 बचेगा, बाद में रखेंगे, k का मान रख देते हैं यहीं पर। तो dV बराबर कितना आ जाएगा, μ0 बटे 4 पाई IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब देखिए पद्धति बदल गई, SI। तो SI पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, यहां लिखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ये मात्रक जरूर लिखेंगे। और चूंकि μ0 बटे 4 पाई का मान हमने बताया अभी कि 10 की घात -7 होता है, क्यों, क्योंकि μ0 का मान कितना था, 4 पाई गुणे 10 की घात -7। ये 4 पाई नीचे आएगा तो क्या बचेगा, 10 की घात -7। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, हमारा सूत्र हो जाएगा dV बराबर 10 की घात -7 IDL साइन थीटा बटे r स्क्वायर। इकाई फिर लिखेंगे, इकाई लिखना नहीं भूलेंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। इस तरीके से ये बायो-सावर्ट के नियम की गणितीय व्याख्या तो हो गई, लेकिन परीक्षा में जब ये प्रश्न आता है तो सुन लीजिए प्रश्न कैसा आता है। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, सिद्ध कीजिए तथा उसकी सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। यानी इस सूत्र के द्वारा हम अभी 1 एम्पियर को परिभाषित करेंगे। बच्चे जब इस प्रश्न का उत्तर परीक्षा में लिखते हैं, हम 20 सालों से जब ग्रेजुएशन करते हैं और देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये तो सब उनका हो जाता है, लेकिन लास्ट में उनकी परिभाषा गलत हो जाती है, और वो परिभाषा भी कम से कम 1 या 1.5 नंबर की होती है, तो वहाँ अंक उनका कट जाता है। तो प्रश्न परीक्षा में ऐसा आता है कि बायो-सावर्ट का नियम क्या है, गणितीय व्याख्या कीजिए तथा उसकी सहायता से 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए या धारा के SI मात्रक को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से पूरा प्रश्न कंप्लीट रूप से आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम अब क्या करेंगे, हमने लिखा है बायो-सावर्ट के नियम से 1 एम्पियर की परिभाषा। ये हमारा बायो-सावर्ट के नियम का व्यंजक है जो हमने अभी सिद्ध किया था। इसी व्यंजक के आधार पर हम 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करेंगे या धारा के SI मात्रक को परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ कुछ कंडीशन रहती हैं, वो हम लिखेंगे। सबसे पहले यदि dl बराबर 1 मीटर, यानी अल्पांश की लंबाई 1 मीटर, r बराबर यानी जो दूरी थी अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी, जिसको हम उस चाप की त्रिज्या कह सकते हैं, तो वो भी हम लिख लेंगे 1 मीटर।
ठीक है। और थीटा का मान हमें इतना रखना है कि साइन थीटा बराबर 1 आ जाए, तो थीटा का मान 90 रख देंगे, थीटा बराबर 90, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा हमारे पास। और dv का मान हमें कितना रखना है कि ये कट जाए, ये ना बचे 10 की घात -7, तो dv का मान हमने रख दिया 10 की घात -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। इतने मान, ये चारों मान हम इसमें जब रखेंगे तो I का मान हमें 1 मिल जाएगा। जिसको हमें परिभाषित करना था, धारा को 1 एम्पियर को परिभाषित करना था, तो I का मान 1 आ जाए तभी 1 एम्पियर परिभाषित होगा। तो ये सब मान रखते हैं। dV का मान रखें 10 की घात -7 बराबर, ये 10 की घात -7 जो कहते हैं जैसा लिखा है। I का मान कुछ नहीं, जो कहते हैं I लिख दिया हमने। dl का मान हमने कितना लिखा है 1 मीटर, तो हम 1 लिख देंगे। फिर साइन थीटा का मान, साइन जो कहते हो, और थीटा का मान हमने 90 रखा, तो साइन 90 हो गया। और बटे r का मान भी हमने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर भी हुआ। ये सब 1 बन गया, ये कट गया, I बचा यहाँ, I बराबर 1 आ गया, यानी I बराबर 1 एम्पियर हमें प्राप्त हो गया। अब हम परिभाषा करेंगे, पहले इन सबको समझ लेते हैं ये क्या है। 1 मीटर लंबाई के अल्पांश में, अल्पांश की लंबाई कितनी है 1 मीटर, और r बराबर 1 मीटर, यानी ये उस अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी है, यानी उस चाप की त्रिज्या है, तो 1 मीटर त्रिज्या। और थीटा का मान 90 लिखा है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ये त्रिज्या ही बन गई। जब थीटा 90 हो गया, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। जब वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब होगी तो ये हमारे चाप की त्रिज्या कहलाएगी, ये हमारे चाप की लंबाई कहलाएगी, और ये चाप त्रिज्या जैसी हमने कह दिया तो थीटा का मान कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई 10 की घात -7। तो अब हम परिभाषा करते हैं 1 एम्पियर की, ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा हो तो नोट कर लेंगे। एकांक लंबाई के तथा एकांक त्रिज्या वाले चाप में, एकांक लंबाई के तथा एकांक त्रिज्या वाले चाप में 1 एम्पियर की धारा तब प्रवाहित होती है जब उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। एक तरीका। दूसरा, 1 एम्पियर की धारा वह धारा है जो एकांक लंबाई और एकांक त्रिज्या के चाप में प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। 1 एम्पियर की धारा वह धारा होती है जब, 1 एम्पियर की धारा वह धारा होती है जब उसे एकांक लंबाई और एकांक त्रिज्या के चाप में प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए। यह परिभाषा इस तरीके की सरल और सुस्पष्ट परिभाषा पुस्तक में नहीं मिलेगी, इसलिए चाहे तो नोट कर ले। एक बार हम फिर बोल देते हैं, ना भी लिख पाए तो वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, बनने लगेगी। ठीक है। तो 1 एम्पियर की धारा वह धारा होती है जब उसे एकांक लंबाई और एकांक त्रिज्या के चाप में प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की घात -7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। आज का वीडियो भौतिकी का यहीं पर समाप्त होता है। निश्चित रूप से डिजी लैब का व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पॉइंट होता है उसको खोलेंगे, देखेंगे। एक बार में समझ में ना आए 4 बार देखेंगे, इसके बाद भी समझ में ना आए, हम बिल्कुल जैसे फेस टू फेस पढ़ाते हैं वैसे वीडियो डाल रहे हैं। हम कोई खाना पूर्ति, कोई औपचारिकता नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी 4 बार देखने पर भी यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि यहाँ पे ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हो पाया। जो भी कंसेप्ट क्लियर ना हो पाए, निसंकोच उसको लिखना है, फ़ोन नहीं लगाना है, क्योंकि फ़ोन हम इतने बार बार उठाएंगे तो समस्या उत्पन्न होगी।
ठीक है, हम और कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर ना कोई अगला वीडियो अन्य कक्षा का डाल पाएंगे। इसलिए फ़ोन नहीं लगाना है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं हुई है, तो वो चीज़ हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन वीडियो रोज़ देखें, एक बार नहीं 10 बार देखें, समझें, पढ़ें, लिखें, 2-4 बार उसको लिखें, 2-4 बार देखें, अपने आप पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। अभी तक जब हम पढ़ते थे, तुम लोग पढ़ते थे और हम पढ़ाते थे, तो हम आए, हमने उठाया तो अपना एक बार अच्छे तरीके से बता दिया, आपने कॉपी में नोट कर लिया, फिर भूल गए कि सर ने कुछ बताया तो था ऐसे ही, पता नहीं क्या बताया था, चलो कल फिर से पूछेंगे, परसों फिर से पूछेंगे। आए, शुरू किया पढ़ना, पढ़ने के बाद भूल गए, गए आज फिर नहीं पूछ पाए। यहाँ तो आपके पास सारी सुविधा है, जितने बार चाहो उतने बार वीडियो देख लो, कोई समस्या नहीं है। और नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दैट्स ऑल।